Good morning, everyone. We were discussing in previous class about semiconductor devices. All right, we have studied about the semiconductors, and we have seen how uh, there are two types of semiconductors. First one is intrinsic semiconductors, which is in purest form, and there in intrinsic semiconductors the number of majority charge carriers were of two types, that is intrinsic semiconductors where the charge carriers are not in very much quantity, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं थे। फिर हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से अगर हमने एक पेंटावैलेंट ऐसे मटेरियल की इम्प्योरिटी ऐड किया जिसकी वैलेंसी 5 है, जैसे आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, तो वहाँ पे हमें एक नए टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है जिसको नाम दिया था पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी केवल हम उसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, पेंटावैलेंट वाले में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे, मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे ऐसा जिसमें हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएंगे, उसको हम एन टाइप कहेंगे। और क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें एन को किससे रिप्रेजेंट किया था? इलेक्ट्रॉन्स से। उसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मटेरियल जिसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स के ही कारण उसमें मोबिलिटी होती है, जो भी कंडक्शन होता है, जबकि होल्स भी होते हैं उसमें लेकिन संख्या में कम होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। फिर अगर किसी सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, फॉर एग्जांपल बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इस तरह का ऐड करते हैं, तो वही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे कैसे होते हैं? एक पी टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म करते हैं। पी टाइप मतलब जिसमें पॉजिटिविटी ज़्यादा है, यानी होल्स की संख्या ज़्यादा है। मेजॉरिटी कैरियर यानी कंडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? होल्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट इज व्हाट इज डोपिंग? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। सो लेट्स कम टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज डोपिंग। जो हमने पढ़ा mixing of impurity with the intrinsic semiconductor, that is doping. So in doping we usually add some kind of impurity, and why doping is needed or why impurity we want to add? To increase the conductivity. क्या करना चाहते हैं? increase the conductivity। ठीक है, कैसे करते हैं उसको? कुछ impurity atoms को ऐड करके। किस तरह के? पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सो द डेफिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एडिशन ऑफ अ डिजायरेबल इम्प्योरिटी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर सो एज टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स। जैसे हमने किस में मिलाया था? सिलिकॉन में हमने जब एन टाइप बना रहे थे तो मैंने आपको कहा था एंटीमनी ले लिया मान लीजिए, या आर्सेनिक ले लिया। तो आर्सेनिक क्या है? एक तरह का डोपेंट है। और फिर जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है मैंने उसको क्या नाम दिया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे डोपिंग की। जनरली क्यों डोपिंग करते हैं? चार्ज कैरियर्स को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको अभी जानना ज़रूरी है, क्योंकि इस बार बोर्ड्स में एनर्जी बैंड्स का केवल क्वालिटेटिव आइडिया है, यानी हम इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, एनर्जी बैंड का क्या मतलब है? तो सबसे पहले एक रफ आइडिया समझ लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आएंगे। मान लीजिए जैसे जनरली होता क्या है, एक हाइड्रोजन एटम आपने मान लिया, ये एक एग्जाम्पल है, इसका एनर्जी बैंड इन सॉलिड वाले से लेना देना नहीं है, ये उसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। एक सॉलिड की बात है, यहाँ हम केवल सिंगल एक एटम की बात कर रहे हैं। एक ये हाइड्रोजन एटम है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसकी आउटर शेल हो गई, है ना। और इसी तरह मान लीजिए एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है,
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये एक हाइड्रोजन एटम है 1H1। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, इन दोनों को जब तक दूर रखे थे, ठीक है, तब तक इसमें जो इस एक इलेक्ट्रॉन को, दोनों में एक एक है, इसके पास मूव करने के लिए ये वाले एनर्जी लेवल था। देखिए इसमें ये जो लाइन मैंने जो ये सर्किल ड्रॉ किया है, ये असल में एनर्जी लेवल है, यानी इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है, यानी ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये एक एनर्जी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना। अगर मैं इन दोनों को बहुत करीब लेके आता हूँ तो होता क्या है, ये दोनों लेवल आपस में इंटरेक्ट कर देते हैं और एक कॉमन लेवल बनाते हैं इस तरह का। ठीक है, जब हम एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे दोनों न्यूक्लियस हो गए, एनर्जी लेवल कुछ इस तरह का, यानी इलेक्ट्रॉन्स। और देखिए ये एक नहीं, असल में ये 2 लेवल्स होते हैं बहुत करीब। ठीक है, तो असल में यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के एनर्जी लेवल्स मिल के एक कॉमन एनर्जी लेवल बनाया हुआ है, उसमें अब दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। और इस एनर्जी लेवल में 2 एनर्जी लेवल्स बहुत करीब, जिसको कहते हैं बहुत माइनर वेरिएशन है यहाँ पे, ये पतली सी बैंड फॉर्म करते हैं एनर्जी की। ठीक है, तो इस तरह से जब 2 एटम पास लाए जाते हैं तो दोनों की जो आउटर शेल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, यानी आउटर लेवल्स जो हैं, है ना, जो SPDF स्ट्रक्चर आपका होता है ना, SPDF, तो इसमें ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं 2 अलग अलग एटम्स के लिए। तो सबसे पहले सबसे बाहर वाला इंटरेक्ट करता है, फिर उसके बाद उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो इस तरह से F पहले इंटरेक्ट करेगा 2 एटम्स का, फिर D इंटरेक्ट करेगा, फिर P इंटरेक्ट करेगा, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये बात हो गई। अब इसके बाद एनर्जी बैंड्स के बनने का छोटा सा जल्दी से एक और फॉर्मेशन समझ लेते हैं। मान लीजिए हम अब बात करते हैं सॉलिड्स की। हमने एक सॉलिड लिया Z=11, ये किसका होता है, सोडियम का होता है। ठीक है, यहाँ हम एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे, मतलब 1s2 2s2 2p6 में इसको ब्रेक करेंगे। 1s2 कौन कौन से होने वाले हैं, 2s2 2p6 3s, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 4 6 10 1 11, 3s, फिर उसके बाद 3s, फिर 3p, है ना, 3p 4 3p, फिर उसके बाद 1d होना चाहिए। देख लेते हैं क्या है, मेरी केमिस्ट्री थोड़ी सी कमज़ोर है, पर हमको 3p चाहिए था, तो हमको यहीं तक का ही चाहिए, इसके आगे का गलत ना हो, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक का एक ये अलग अलग लेवल्स हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले यहाँ एक एनर्जी लेवल होगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, 4 यहाँ होंगे, यहाँ हो गए ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे इस एनर्जी लेवल पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हमने इन लेवल्स को एक लाइन से ड्रॉ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो फोकस एरिया है वो 3s1 रहने वाला है, क्योंकि सबसे बाहर कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 3s1। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक एटम की बात है। ठीक है, अगर हमने इस तरह के 2 एटम यूज़ किए, यानी Z=11, दूसरा एक और एटम है, सेम लेवल्स होंगे उसके भी, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम चीज़ें, 1s2 2s2 2p6 3s1, और इस तरह के आगे 3p। तो सबसे पहले, अभी आगे और भी लेवल्स होंगे, लेकिन आगे वाले लेवल्स कैसे हैं, खाली है ना सब, तो केवल ये 2 लेवल्स ही ऐसे हैं जो आउटर शेल में हैं और भरे हुए हैं। अब देखिए होता क्या है कि जब हम पास लाते हैं 2 एटम्स को, मान लीजिए ये एक एटम है, ये सोडियम का, और एक ये एटम है। ठीक है, जब इन दोनों को बहुत करीब लाते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले इसके सबसे आउटर एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे। मान लीजिए कहीं 4d रहा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ये आ गया, ये 3p इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, 3p के बाद 4s आना चाहिए था, तो 4s इंटरेक्ट करेगा, उसके बाद 3p आपस में इंटरेक्ट करेगा। लेकिन ये लेवल्स खाली हैं, लेकिन इंटरेक्ट तो करेंगे ना, लेवल्स तो वहाँ पे हैं ही, क्योंकि एनर्जी वैल्यूज़ हैं।
यहाँ पे आके जब हम यहाँ बात करते हैं तो फोकस एरिया हमारा ये है जो आउटर शेल में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं तो सभी यहाँ पे इन दोनों का इंटरेक्शन कैसा होगा कि जब ये इंटरेक्ट करेंगे तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल जाएंगी एनर्जी की, यानी इनके इंटरेक्शन के बाद जो एनर्जी लेवल बनेगा ये एक 3s1 एनर्जी लेवल दो पतले पतले दो बहुत पास की दो वैल्यूज़ के उसमें ब्रेक हो जाएगा। मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग हो जाएगी। 3s1 जो लेवल है वो दो बहुत पतले एनर्जी लेवल्स में ब्रेक हो जाएगा। इसको कहते हैं यहाँ पे ये लेवल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी। बहुत करीब है ये इन दोनों के बीच की जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं, चूँकि ये सभी जैसे जैसे नीचे से ऊपर हम चल रहे हैं एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है ना बाहर, जैसे जैसे हम आउटर शेल में जाते हैं। तो असल में ये वाला एनर्जी लेवल और ये वाला एनर्जी लेवल, ये दो एनर्जी लेवल जो हैं इसमें से ऊपर वाला जो है इसमें ये वाले, यानी जो हमारा जब एटम अलग था आइसोलेटेड था तब उस टाइम में जो एनर्जी की वैल्यू थी ऊपर वाले एनर्जी की वैल्यू उससे कुछ ज़्यादा होगी, इस वाले लेवल से थोड़ी ज़्यादा होगी और नीचे वाले की थोड़ी कम होगी, यानी इसी लेवल की दो स्प्लिटिंग हो गई। अब इस तरह के मान लीजिए नंबर ऑफ एटम्स, मान लीजिए हमने इसमें टोटल एटम्स ले लिए 1 ग्राम मोल के लिए, 1 ग्राम मोल के लिए, तो यानी कितने एटम्स हो जाएंगे 6 × 10⁻23 एटम्स, एवोगैड्रो नंबर इतने हो जाएंगे। अब इतने एटम के लिए जब हम यही स्ट्रक्चर देखेंगे तो असल में हमारा 3s1 में मान लीजिए इसकी वैल्यू हम कहते हैं इसको कैपिटल N नाम दे दें, ठीक है। तो असल में लेवल्स ये यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग एक लेवल की कितनी होगी, हर एक के लिए 2 हुई है 3s1 लेवल के लिए। यहाँ पे इस तरह के पतले पतले बहुत पतले पतले, यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा n एटम्स के लिए बनाएं और हम कहें कि इसमें स्प्लिटिंग कितनी हो गई, तो ये बहुत सारी स्प्लिटिंग, ये पूरी कंटिन्यूअस पतले 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 बहुत सारे लेवल्स बन जाएंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहें तो कैसा नज़र आएगा, इसमें बहुत करीब बहुत पास पतली पतली एनर्जी लेयर्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं। इन सब के बीच का एनर्जी गैप बहुत कम है। ये वो एनर्जी गैप नहीं है जो हम एनर्जी बैंड गैप की बात करते हैं, ये फाइन स्ट्रक्चर गैप है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी छोटी एनर्जी वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे असल में ये हैं तो डिस्क्रीट लेकिन इतना करीब हैं, कितनी हैं 6 × 10⁻23 एटम्स के लिए इतनी स्प्लिटिंग हो जाएगी। तो क्या होने वाला है यहाँ पे, ये होने वाला है कि एक कंटिन्यूअस बैंड फॉर्म हो जाता है। और ये तो मैंने केवल 3s1 के लिए बताया, बाहर वाले तो पहले ही ब्रेक हो चुके हैं ना, और अंदर वाला थोड़ी देर बाद ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये इंटरेक्ट करेंगे दोनों आपस में, फिर बाहर वाले आपस में इंटरेक्ट करेंगे, फिर उसके अंदर वाले, फिर थोड़ी देर बाद ये वाला इंटरेक्ट करेगा। तो जैसे जैसे हम ज़्यादा करीब लाते जा रहे हैं दो एटम्स को, वैसे वैसे अंदर वाले जो लेयर्स हैं, वो जो लेवल्स हैं वो स्प्लिट होते चले जा रहे हैं। यानी शुरुआत में बाहर वाले लेवल से स्प्लिट करेंगे, फिर जैसे जैसे एटम के बीच की दूरी घटती जाएगी, आपस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग घटती, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग घटती जाएगी, वैसे वैसे स्प्लिटिंग अलग अलग अंदर वाले लेवल्स की भी स्प्लिटिंग हमें मिलेगी। तो अब इसको हम एक नए तरीके से ग्राफ फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैं बहुत ही इसको प्रिसाइज कम उसमें समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, ये एनर्जी बैंड्स की स्प्लिटिंग। तो अगर मान लीजिए इधर मैंने रखा इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ग्राफ में इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर दिया R से, और इधर मैंने रखा कुछ एक एनर्जी लेवल है, अभी हम बताएंगे क्या है। जरा ये देखिए, इस वाले ग्राफ में देखिए, ये जो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ क्या बढ़ रहा है, एनर्जी ना। तो असल में ये एक्सिस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी ये वाली एक्सिस भी एनर्जी को रिप्रेजेंट करने वाली है, यानी हम लिख ही देते हैं एनर्जी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले मान लीजिए अलग अलग इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है तो सभी लेवल्स अलग अलग रहेंगे। मान लीजिए स्पेसिंग इधर की बात हो रही है तो सभी लेवल डिस्क्रीट रहेंगे, किसी भी लेवल की स्प्लिटिंग नहीं होगी। मान लीजिए मैं ऐसे बात कर रहा हूँ 1s2, 2s2,
2p6 3s1 3p, है ना, ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो 3s1 तक की स्प्लिटिंग लेनी है क्योंकि हम सोडियम के लिए ले रहे हैं z=1। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे इंटरएटॉमिक स्पेसिंग घटी तो सबसे पहले कौन सा ये स्प्लिट होगा, यानी इंटरएटॉमिक स्पेसिंग इधर घटने पे सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी, क्योंकि ये दोनों लेवल आउटर शेल में बहुत करीब हैं, है ना, 3p और इसकी दोनों की एनर्जी लगभग करीब है, तो स्प्लिटिंग इन दोनों की शुरू होती है यहाँ से, है ना। एक ये स्प्लिट हुआ और ये भी स्प्लिट होने लग गया और यहाँ पे स्प्लिटिंग शुरू हुई है अभी, ये भी और ये भी दिख रहा है ना, ये दोनों अब बटने लग गए और एक नहीं नंबर ऑफ एटम्स है ना, तो इसलिए कंटिन्यूअस बैंड बन रहा है, ये कंटिन्यूअस, जैसे जैसे जा रहे हैं वैसे वैसे स्प्लिटिंग और ज़्यादा हो रही है। अब देखिए जैसे जैसे करीब हो रहे हैं, अब इसके बाद क्या होता है, क्या ये जो यहाँ पे जब हम और ज़्यादा करीब आते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पे एक ये स्प्लिटिंग हो गई, इसी तरह ये वाली एक अलग स्प्लिटिंग चल रही है ये वाले लेवल्स की, और ऊपर वाले की मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। इस तरह से एक एनर्जी बैंड फॉर्म होने लग जाता है, ठीक है, एनर्जी बैंड फॉर्म होता है यहाँ पे ऐसा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो एनर्जी बैंड फॉर्म होता है इसमें नीचे की ओर जो जैसे 3s1 वाले जो दो थे, इसके पास 3s1 वाला जो ये बैंड बना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी कंडक्ट करने को तैयार हैं, है ना, लेकिन अभी कहाँ पे हैं, अभी तो ग्राउंड स्टेट में, यानी एटम से जुड़े हुए हैं ना, एटम से जुड़े हुए हैं। और इसके ठीक ऊपर वाला 3p, दोनों का 3p जुड़ के उसने भी बैंड बना लिया है, लेकिन उसके पास अभी कोई भी एटम नहीं है, वो खाली पड़ा हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो खाली पड़ा है। और नीचे वाला स्प्लिट तो हुआ है और इनके बीच की दूरी भी कम हुई है, देखो इनके बीच की दूरी कम हुई है, स्प्लिटिंग हुई है ना, तो इनके बीच की दूरी भी कम हुई है, लेकिन यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन बहुत करीब आ गए हैं 3p के। लेकिन समस्या क्या है कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन फ्री तो हैं ऊपर जाने के लिए, यहाँ तो घूम ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको ज़्यादा मौका मिल गया ना, पहले एक पतली एनर्जी लेवल पे रहते थे, एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पे, अब उनको थोड़ी चौड़ी यानी ज़्यादा एनर्जी लेवल्स का वेरिएशन मिल गया है इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस बैंड को कहेंगे हमारा कौन सा, वैलेंस बैंड, क्योंकि यहाँ के वो इलेक्ट्रॉन है जो निकलने को तैयार बैठे हैं, वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन यहाँ जहाँ वो पहुँच के और फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं, वो क्या कहलाने वाला है, हमारा कंडक्शन बैंड। यानी जो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना दूँ, यहाँ पे होता क्या है कि जो बैंड यहाँ पे अलग हुए हैं, ये 3p वाला जो स्ट्रक्चर है, इसके करस्पॉन्डिंग जो बना है ना, यहाँ पे अभी के लिए बेसिक समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, इस वाले को कहेंगे कंडक्शन बैंड। यानी वहाँ जहाँ आसानी से ये क्या है, कंडक्शन बैंड, जहाँ निकल के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से जिस बैंड में कंडक्ट कर सकते हैं, जिन एनर्जी लेवल्स पे, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे छोटे छोटे एनर्जी लेवल्स और अंदर भी हैं, लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच का एक लेवल है एनर्जी का, यानी ये एनर्जी की एक वैल्यू है, जितनी दे दी जाए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। अब देखिए, और यहाँ के लिए क्या है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वेरिएशन है, अभी इसके आगे फॉरबिडन एनर्जी गैप भी है, उसको भी हम देखेंगे क्या होता है। यहाँ से ये जो एनर्जी लेवल है आया, है ना, यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये क्या है, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन हैं जो फ्री तो हैं लेकिन अभी ऊपर नहीं गए, और इस बीच वाले गैप को, ये जो मैं अलग से बना दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक को, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये भी एनर्जी की एक वैल्यू है जो बहुत कम होती है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्यों, क्या है ये बहुत छोटा एनर्जी का अंतर है जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जरूरी है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेंड और एक्साइट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये होता है हमारा बैंड गैप का कुछ बेसिक फॉर्मेशन। इस बार ये कोर्स में हमारे नहीं है, मेनली यहाँ पे
जो बैंड फॉर्मेशन होता है एन टाइप और पी टाइप के लिए, केवल वो हमारे सीबीएसई के कोर्स में है इस बार। तो हम देखते हैं उसमें कैसे ये काम करता है। मेनली हमारा वो ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है क्योंकि वो बोर्ड का पार्ट भी है। तो चलिए मैं डायरेक्ट उसी पे आता हूँ, फिर इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन है उसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनर्जी बैंड ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक में कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सिंपल, जैसे मैंने बनाया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडक्शन बैंड है। इसके अंदर भी पतले पतले डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं ना बहुत सारे। सो इट इज EC, यानी वो एनर्जी ये यहाँ पे है, वो एनर्जी लेवल जितना चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इट इज फॉर दिस इज कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, ऑलराइट। और यहाँ पे ये क्या है, जो नीचे लेवल है यहाँ पे ये है, इट इज वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन्स सारे कहाँ पड़े थे, इलेक्ट्रॉन्स तो अभी वैलेंस बैंड में ही रहेंगे ना, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा लेवल ऑफ एनर्जी मिल जाता है मूव करने के लिए, तो वैलेंस बैंड में ये मूव करते रहते हैं। तो ऐसा फॉर्मेशन कब है, जब कोई इम्प्योरिटी नहीं मिली हुई है, कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है हम। और इस वाले गैप को क्या कहते हैं, वो जो बीच में है इसको क्या कहते हैं, दिस गैप इज कॉल्ड एनर्जी बैंड गैप। क्या है ये, एनर्जी बैंड गैप। ये उसी का सिंबॉलिक फॉर्मेशन है जो अभी हमने पीछे स्प्लिटिंग देखा था, ठीक है। अब अगर हमने मान लीजिए इतनी एनर्जी दी, मान लीजिए अभी ये क्या है, अभी ये उस टेम्परेचर पे है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, यानी T = 0 केल्विन पे। तो ये कैसा बिहेव करेगा, एक प्योर सेमीकंडक्टर जो है, ये किस टाइप के सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान दीजिए कि टेम्परेचर 0 केल्विन है, यानी अभी सभी अपनी एकदम शांत पोजीशन पे हैं, कोई भी एक्साइटेड नहीं है इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को कुछ थोड़ी एनर्जी, ये बैंड गैप बहुत छोटा होता है। बैंड गैप में जब वर्ड बोलूँ इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी चाहिए जितना एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से यहाँ जंप करने के लिए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करने के लिए या जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए क्या है कि अगर हमने टेम्परेचर को 0 केल्विन से कुछ बढ़ाया, मान लीजिए रूम टेम्परेचर कर दिया या उससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया, तब देखिए यहाँ बैंड डायग्राम में क्या होगा। ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो एक्साइट होंगे उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, वैलेंस बैंड से, मैं इसको नाम दे रहा हूँ CB कंडक्शन बैंड, VB वैलेंस बैंड। सो सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी ट्रांसफर्ड at T = 0 Kelvin, more than 0 Kelvin, some electron will be transferred from valence band to conduction band, all right। तो ये हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूँ एक N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम बनाइए, एक N टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर N टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको याद हो, कुछ इलेक्ट्रॉन, कुछ क्या, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लैक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑलरेडी इन एक्साइटेड स्टेट समवॉट लेस देन द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द आयनाइजेशन और फॉर द कंडक्शन। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, आपको याद होगा जब मैंने आर्सेनिक ऐड किया था सिलिकॉन में, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था एक एटम पे। मान लीजिए मिलियंस ऑफ एटम ऐड हुए तो मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और वो इलेक्ट्रॉन बंधे तो हैं आर्सेनिक के एटम से, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्री हैं, यानी उनको थोड़ी सी भी एनर्जी दे दी जाए, बहुत थोड़ी सी एनर्जी, और वो तुरंत कंडक्ट करने लग जाएंगे।
और कंडक्ट करने वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे दिखाए जाते हैं? कंडक्शन बैंड में दिखाए जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या है? नॉर्मल पहले तो हम बना लेते हैं अपना एनर्जी बैंड। दिस इज अवर कंडक्शन बैंड एंड दिस इज अवर वैलेंस बैंड. This one is our energy band gap from here to here. It is Eg, energy band gap. It is almost equivalent to 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का. इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया. अब देखिए यहाँ पे अब हम जब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एन टाइप की बात कर रहे हैं ना, यानी एक तरह का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं एंड होल्स भी होते हैं. बोथ आर हियर बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स. यानी यहाँ पे जो एनर्जी बैंड, अब देखिए मैं जब भी बनाऊंगा तो मैं बहुत पतले पतले लेवल्स और बनाऊंगा, क्योंकि ये डिस्क्रीट लेवल से मिल के बना हुआ एक कंटिन्यूअस बैंड है. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ठीक है, लेकिन होल्स भी हैं. तो होल्स को मैं ब्लैक रिंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन कभी था अब निकल गया, यानी एक पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स. बट नाउ as we know, there are some electrons which are already outside the atom of arsenic, है ना, but they need little more energy to be appeared as the conduction electrons or the conducting electrons. तो यानी एक लेवल यहाँ और एनर्जी का रहता है, ठीक है, ये कंडक्शन बैंड के करीब एक लेवल और रहता है, ठीक है. यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी रहते हैं, यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये कौन से हैं जो आर्सेनिक ने एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इनको कितनी एनर्जी चाहिए? एनर्जी बैंड गैप जितना होता है उससे भी बहुत कम. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ED, और इस लेवल को नाम दिया जाता है डोनर लेवल. क्या नाम देते हैं? डोनर लेवल. तो डोनर लेवल पे जब इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कौन सा केस है? एन टाइप. डोनर लेवल इज जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड. कहाँ होता है? कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे. बहुत थोड़ा सा एनर्जी भी अगर आपने दिया, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी भी अगर आपने दे दी तो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको कहते हैं डोनर इलेक्ट्रॉन्स, और ये तुरंत उठ के कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो बाद में आएंगे जब इतनी एनर्जी दी जाएगी, लेकिन यहाँ से बहुत छोटी एनर्जी में भी जंप कर जाएंगे, ठीक है. अब इसी तरह अगर हम वैलेंस बैंड के जो पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें, फॉर पी टाइप, ये एनर्जी बैंड डायग्राम है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का. इसको बुक से भी रिवाइज करिएगा. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है. यहाँ पे हमको पता है कि यही बैंड्स होंगे दो, ठीक है. ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ठीक है. ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा अलग केस है. यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, P इज मच ग्रेटर देन N, नंबर ऑफ होल्स इज मच ग्रेटर देन N, एंड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज होल्स, है ना. तो होता क्या है कि यहाँ पे यहाँ है होल्स की संख्या ज़्यादा, ठीक है. क्योंकि वैलेंस बैंड है तो वैलेंस में तो अभी के केस में होल्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन आपको याद होगा कि कुछ एक
होल्स हमेशा जुड़े रहते हैं उस एटम से। जैसे मैंने बोरॉन यूज़ किया सिलिकॉन के साथ, तो बोरॉन इज अ ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, तो वो हमको एक्स्ट्रा एक होल लेके चलेगा। मतलब एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी में हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने की वैलेंसी रहेगी, कि वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार बैठा, यानी एक्सेप्ट करने को तैयार बैठा। ठीक है, तो वहाँ पे एक लेवल और फॉर्म होता है जो कि वैलेंस बैंड के पास होता है, कंडक्शन बैंड के तरफ नहीं। यानी एक लेने के लिए तैयार बैठा है ना इस बार, तो लेना किधर है? वैलेंस बैंड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सेप्टर लेवल, यहाँ एक एनर्जी लेवल और फॉर्म होता है जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, एंड इट इज कॉल्ड VA एक्सेप्टर लेवल। एक्सेप्टर लेवल, ऑलराइट। सो हियर some electrons, we can say each acceptor impurity creates a hole which can be easily filled by an electron of silicon covalent bond. So very small energy level, यहाँ पे बहुत ये छोटा एनर्जी लेवल है, हमने पहले ही बताया 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे भी वेरिएशन होता है। Hence the acceptor energy level lies slightly above the top of the valence band. So we can say very small energy is required by an electron of the valence band to move into this hole. यानी यहाँ पे क्या है? होल्स है ना, यानी वैलेंस बैंड को थोड़ा सा भी एनर्जी दी गई तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होल को फिल करने चले जाएंगे और यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, hence the acceptor level EA lies slightly above the top of the valence band. At room temperature, many electrons of the valence band get excited to these acceptor energy levels, leaving behind equal number of holes here. Alright, यानी यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ होल्स छोड़ेंगे ना, यानी आप इस बार आप ये समझो कि कंडक्शन होल्स के थ्रू हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो रहा है तो होल्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, यानी ज़्यादा मात्रा में होल इधर शिफ्ट करेंगे ना। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे, और हम कह सकते हैं कि ये कंडक्शन किसके थ्रू हुआ? होल्स के थ्रू हुआ, जबकि असल में हो इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही रहा है, लेकिन दिखने में क्या है कि होल्स के थ्रू कंडक्शन हो रहा है, और होल्स यहाँ पे मूव कर रहे हैं क्योंकि इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले होल पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इधर होल पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ऊपर होल पे। ये होल्स यहाँ संख्या में ज़्यादा होते हैं, किसमें? एक्सेप्टर लेवल पे। एक्सेप्टर लेवल पे होल्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाते हैं, और जो छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन 2, 4, 10 इलेक्ट्रॉन यानी 10% या 5% पहुँचते हैं, वो इलेक्ट्रॉन कौन सी करंट फॉर्म करते हैं? माइनॉरिटी करंट। बट मेजॉरिटी करंट किसके थ्रू है? होल्स के थ्रू है। ठीक है, तो होल्स यहां पे कंडक्ट करते हैं करंट, होल्स कंडक्ट करंट, और यहां पे कौन कंडक्ट कर रहा था पीछे? इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करें, लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करंट। तो जब आपसे एनर्जी बैंड डायग्राम पूछा जाए तो आप कौन सा फिगर बनाएंगे? एन टाइप के लिए ये वाला, पी टाइप के लिए ये वाला। एक्सेप्टर लेवल वैलेंस बैंड के पास होता है, डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के ज़्यादा करीब होता है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।